नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम स्टीफन कावी की सबसे मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का पूरा हिंदी सारांश लेकर आए हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि सफल लोग अपने जीवन में कैसे बदलाव लाते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आए और आप हर क्षेत्र में सफल हों? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको उन 7 आदतों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो आपकी सोच, व्यवहार और जीवन शैली को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये आदतें सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में आजमा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको हर आदत के साथ जिंदगी में लागू करने के तरीके भी बताएंगे जिससे आप तुरंत बदलाव महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। पुस्तक का परिचय, इंट्रोडक्शन। पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अत्यधिक प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। लेखक स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी पुस्तक है जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता पाने के सिद्धांतों को सरल और व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत करती है। यह किताब केवल बाहरी उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि आंतरिक चरित्र निर्माण और आदतों की शक्ति पर केंद्रित है। स्टीफन कोवी का मानना है कि सच्ची सफलता केवल तेजी से अर्जित की गई उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन मूलभूत सिद्धांतों से आती है जो सदियों से नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास का आधार रहे हैं। यह पुस्तक व्यक्ति को आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट और अंततः सहनिर्भर, इंटरडिपेंडेंट बनने की यात्रा पर ले जाती है। पुस्तक में प्रस्तुत 7 आदतें व्यक्ति को आत्मजागरूकता, दीर्घकालिक सोच, सकारात्मक संबंधों और संतुलित जीवन की ओर प्रेरित करती हैं। ये आदतें किसी भी उम्र, पेशा या पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यह पुस्तक आज के तेजी से बदलते समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी इसके प्रकाशन के समय थी। यदि आप अपने जीवन को गहराई से समझना, सुधारना और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। भाग 1, दृष्टिकोण और सिद्धांत, पैराडाइम्स एंड प्रिंसिपल्स। इस भाग में लेखक हमें जीवन को देखने और समझने का एक नया तरीका देते हैं। वह बताते हैं कि हमारी सफलता या असफलता सिर्फ हमारे बाहरी प्रयासों पर नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण, पैराडाइम्स और आंतरिक मूल्यों, प्रिंसिपल्स पर निर्भर करती है। कैरेक्टर एथिक्स वर्सेस पर्सनालिटी एथिक्स, चरित्र नैतिकता बनाम व्यक्तित्व नैतिकता। 1. पर्सनालिटी एथिक्स, व्यक्तित्व नैतिकता। यह 20वीं सदी की शुरुआत के बाद लोकप्रिय हुआ विचार है। इसका फोकस है बाहरी व्यवहार, छवि, सार्वजनिक संबंध कौशल, सकारात्मक सोच और तेजी से सफलता की तकनीकें। यह दिखावा पर आधारित होती है, जैसे नकली मुस्कान, लोगों को खुश करने के लिए काम करना, छवि बनाना आदि। 2. कैरेक्टर एथिक्स, चरित्र नैतिकता। यह पुराने समय से चला आ रहा गहरा सिद्धांत है। इसका फोकस है ईमानदारी, नम्रता, अनुशासन, साहस, सेवा और स्थायी मूल्यों पर। यह व्यक्ति को अंदर से बदलने की बात करता है ताकि सफलता स्वाभाविक और स्थायी हो। कोवी बताते हैं कि स्थायी प्रभाव और असली सफलता तभी मिलती है जब हम चरित्र नैतिकता को अपनाते हैं। केवल बाहरी व्यक्तित्व सुधारने से थोड़े समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक और गहरी सफलता के लिए अंदर से बदलाव जरूरी है। इनसाइड आउट अप्रोच, अंदर से बाहर की ओर बदलाव, स्टीफन कावी का प्रमुख संदेश है। यदि आप स्थायी और वास्तविक बदलाव चाहते हैं, तो आपको पहले अपने आंतरिक चरित्र, सोच और मूल्यों में बदलाव करना होगा। उदाहरण के रूप में, अगर आप अपने जीवनसाथी, बच्चों या सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने धैर्य, सहानुभूति और समझने की क्षमता को बढ़ाना होगा। अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं, तो पहले अपने चरित्र, दृष्टिकोण और उद्देश्य को मजबूत करना होगा। आउटसाइड इन अप्रोच, बाहर से अंदर, केवल स्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, जैसे नौकरी बदलना, रिश्ते बदलना, व्यवहार बदलना, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। इनसाइड आउट का अर्थ है: 1. अपने नजरिए को बदलो। 2. अपने मूल सिद्धांतों को पहचानो। 3. पहले स्वयं को प्रभावशाली बनाओ, फिर दूसरों को। पैराडाइम, दृष्टिकोण क्या है? पैराडाइम का अर्थ है हम दुनिया को कैसे देखते हैं। यह हमारे अनुभव, विश्वास
और कंडीशनिंग पर आधारित होता है। उदाहरण, यदि आप सोचते हैं कि लोग स्वार्थी होते हैं, तो आप हर किसी के व्यवहार को उसी नज़र से देखेंगे। कावी कहते हैं कि आप जिस तरह दुनिया को देखते हैं, वह वास्तव में आपकी अपनी आंतरिक दुनिया को दर्शाता है। इसलिए अगर आप अपने परिणाम बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। बाहरी सफलता के पीछे आंतरिक गहराई जरूरी है। असली परिवर्तन अंदर से शुरू होता है, इनसाइड आउट। केवल तकनीकें और ट्रिक्स अपनाने से नहीं, बल्कि मूल्यों और सिद्धांतों को जीने से हम सचमुच प्रभावशाली बन सकते हैं। भाग 2, निजी विजय, प्राइवेट विक्ट्री। यह भाग उन आदतों पर आधारित है जो व्यक्ति को स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ मास्टरी प्राप्त करने में मदद करती हैं। इसमें यह समझाया गया है कि प्रभावशाली बनने से पहले व्यक्ति को आंतरिक रूप से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसमें कुल 3 आदतें शामिल हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बने। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली चीजें पहले रखें। इन 3 आदतों को अपनाने से हम आत्मनिर्भर और अंदर से मजबूत बनते हैं, और यही है प्राइवेट विक्ट्री। हैबिट 1, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी शक्ति आपकी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता है। कॉवी बताते हैं कि हम इंसान केवल परिस्थितियों के परिणाम नहीं हैं, बल्कि हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के जिम्मेदार स्वयं हैं। यही हमें जानवरों से अलग बनाता है, हम प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल विजन, व्यक्तिगत दृष्टिकोण के सिद्धांत। यह आदत हमारे आत्मचेतन, सेल्फ अवेयरनेस, कल्पना, इमेजिनेशन, विवेक, कॉन्शियंस और स्वतंत्र इच्छा, इंडिपेंडेंट विल पर आधारित है। इंसानों में 4 प्रमुख शक्तियां होती हैं। 1, सेल्फ अवेयरनेस, आत्मजागरूकता, हम खुद को, अपनी सोच और भावनाओं को समझ सकते हैं। 2, इमेजिनेशन, कल्पना, हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। 3, कॉन्शियंस, अंतरात्मा, हम सही और गलत को समझ सकते हैं। 4, इंडिपेंडेंट विल, स्वतंत्र इच्छा, हम किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार खुद तय कर सकते हैं। इन 4 क्षमताओं के आधार पर हमें यह समझना चाहिए कि हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों हमारी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है, न कि केवल परिस्थितियों पर। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। प्रतिक्रियाशील बनाम सक्रिय व्यक्ति। प्रतिक्रियाशील व्यक्ति सक्रिय व्यक्ति हालातों का गुलाम मूल्यों पर चलता है। दूसरों को दोष देता है, जिम्मेदारी लेता है। मुझे करना ही पड़ा, मैंने चुना। मूड, मौसम, माहौल से प्रभावित, अपने दृष्टिकोण से प्रभावित। उदाहरण, प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कहता है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। सक्रिय व्यक्ति कहता है, मैंने यह विकल्प चुना क्योंकि। सक्रिय बनना यानी अपने जीवन की बागडोर खुद थामना। फोकस ऑन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव क्षेत्र पर ध्यान दें। कवि 2 प्रकार के सर्कल की बात करते हैं। एक, सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का क्षेत्र। इसमें वे सभी चीजें आती हैं जिनकी हमें चिंता होती है, लेकिन जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे मौसम, सरकार, बॉस का मूड, दूसरे क्या सोचते हैं। 2, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का क्षेत्र। इसमें वे चीजें आती हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें। क्या करें? अगर हम सर्कल ऑफ कंसर्न पर ध्यान देंगे, तो हमारा प्रभाव घटता जाएगा, हम निराश और शक्तिहीन महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देंगे, तो हमारा प्रभाव बढ़ता जाएगा, हम सशक्त और रचनात्मक बनेंगे। भाषा का ध्यान रखें। हमारी भाषा हमारे सोचने के तरीके को दर्शाती है। प्रतिक्रियाशील भाषा, मेरे पास समय नहीं है, वो मुझे गुस्सा दिला देता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सक्रिय भाषा, मैं समय को प्राथमिकता दूंगा, मैं अपनी भावनाओं के लिए जिम्मेदार हूं, मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। बी प्रोएक्टिव यानी
अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना। अपनी सोच और प्रतिक्रिया को चुनने की शक्ति को समझना। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना। सक्रिय भाषा अपनाना और समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना। यही आदत प्राइवेट विक्ट्री, निजी विजय, की नींव है। जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक कोई भी बाहरी तकनीक, कोर्स या मोटिवेशनल वीडियो आपको स्थायी रूप से बदल नहीं सकता। हैबिट 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। मुख्य सिद्धांत, कोर प्रिंसिपल। हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में और फिर हकीकत में। इस आदत का मतलब है कि आप पहले अपने जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य और मूल्य तय करें, फिर उसी के अनुसार अपने कार्य और निर्णय लें। दोहरी रचना का सिद्धांत, 2 क्रिएशंस। 1 मेंटल क्रिएशन, मानसिक निर्माण। आप अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, किसे महत्व देते हैं। 2 फिजिकल क्रिएशन, भौतिक निर्माण। आप अपने विचारों को हकीकत में बदलते हैं, अपने कार्यों, आदतों और निर्णयों के माध्यम से। उदाहरण, जैसे कोई घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाता है। अगर नक्शा ही साफ नहीं है, तो निर्माण गलत दिशा में जाएगा। अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करें। डिफाइन योर लाइफ गोल्स। सवाल पूछिए, मैं इस जीवन में क्या बनना चाहता हूं? मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या हैं? जब लोग मेरी उपलब्धियों को याद करें, तो वे क्या कहें? इसका उद्देश्य है कि आप एक दृष्टिकोण, विजन विकसित करें जो जीवन को दिशा देता है, ताकि आप केवल प्रतिक्रिया न दें, बल्कि उद्देश्यपूर्ण कार्य करें। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाएं। क्रिएट योर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। यह एक लिखित दस्तावेज होता है जो दर्शाता है आपकी सबसे गहरी मान्यताएं, कोर बिलीफ्स, आपके मूल मूल्य, वैल्यूज, आपके दीर्घकालिक उद्देश्य, पर्पस। मिशन स्टेटमेंट से लाभ। यह आपकी दिशा तय करता है। यह आपको कठिन निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। यह आपको बाहरी दबावों और विचलनों से बचाता है। मुख्य क्षेत्रों में स्पष्टता लाएं। कवि सुझाव देते हैं कि आप अपने जीवन के इन क्षेत्रों के लिए लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करें। 1 व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल। 2 पारिवारिक जीवन, फैमिली। 3 पेशेवर जीवन, करियर वर्क। 4 आध्यात्मिक पक्ष, स्पिरिचुअल। 5 सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल कंट्रीब्यूशन। विजुअलाइजेशन, कल्पना का प्रयोग करें। खुद की कल्पना करें, जैसे एक आदर्श माता पिता, एक सफल लीडर, एक शांति से भरा व्यक्ति। वह चित्र रोज अपने मन में दोहराएं। नैतिक नेतृत्व बनाम प्रबंधन। प्रबंधन, मैनेजमेंट, चीजों को सही करना। नेतृत्व, लीडरशिप, सही चीजें करना। यदि आपका नेतृत्व दिशा नहीं देता, मिशन स्टेटमेंट के बिना, तो आप कुशल होकर भी गलत दिशा में बढ़ सकते हैं। दैनिक निर्णयों को अपने मिशन से जोड़ें। हर निर्णय से पहले खुद से पूछें, क्या यह कार्य मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है? उदाहरण, यदि आपकी मंजिल है एक आदर्श माता पिता बनना, तो आप ऑफिस से समय पर घर लौटेंगे। आप बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। आप झुंझलाने के बजाय धैर्य दिखाएंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड का अर्थ है अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करना, एक दृढ़ दिशा तय करना, जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार जीना। यदि आप खुद अपनी जिंदगी की योजना नहीं बनाएंगे, तो कोई और आपके लिए बना देगा, और शायद वह आपके हित में न हो। हैबिट 3, पहली चीजें पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मुख्य सिद्धांत, कोर प्रिंसिपल। सब कुछ करने की कोशिश मत करो, जो सबसे जरूरी है वही पहले करो। यह आदत हमें अपने जीवन को प्राथमिकताओं के अनुसार व्यवस्थित और अनुशासित करने के लिए प्रेरित करती है। हैबिट 1 ने सिखाया, मैं जिम्मेदार हूं। हैबिट 2 ने दिशा दी, मेरा लक्ष्य क्या है। अब हैबिट 3 कहती है, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या सबसे पहले करना चाहिए। समय नहीं, जीवन प्रबंधन, नॉट टाइम मैनेजमेंट बट सेल्फ मैनेजमेंट।
स्टीफन कावी मानते हैं कि यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, आत्मानुशासन और जीवन की प्राथमिकताओं का प्रबंधन है। आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दे रहा हूं? कावी's टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, कोवे का समय प्रबंधन चतुर्भुज। कावी ने सभी कार्यों को 4 वर्गों, क्वाड्रेंट्स, में बांटा। जरूरी है, जरूरी नहीं है। तत्काल है क्वाड्रेंट 1, संकट, डेडलाइन, इमरजेंसी। क्वाड्रेंट 3, व्यवधान, कॉल, मीटिंग। तत्काल नहीं है क्वाड्रेंट 2, योजना, रिश्ते, स्वास्थ्य। क्वाड्रेंट 4, टाइम पास, व्यर्थ कार्य। कॉवी का सुझाव, ज्यादा समय क्वाड्रेंट 2 में बिताएं। दीर्घकालिक योजना बनाना, रिश्ते सुधारना, स्वास्थ्य की देखभाल, स्किल डेवलप करना, रोकथाम पर ध्यान देना, प्रिवेंशन। क्वाड्रेंट 3 और 4 से बचें। व्यर्थ मीटिंग्स, सोशल मीडिया, गॉसिप आदि। क्या करें? प्रैक्टिकल एक्शंस। 1. ना कहना सीखें। जब कोई काम आपकी मूल्य प्रणाली या मिशन स्टेटमेंट से मेल नहीं खाता, तो विनम्रता से इनकार करें। मैं अभी उस पर समय नहीं दे सकता क्योंकि मेरी प्राथमिकता अलग है। 2. साप्ताहिक योजना बनाएं, वीकली प्लानिंग। हर सप्ताह अपनी भूमिका, जैसे माता-पिता, कर्मचारी, विद्यार्थी, के अनुसार लक्ष्य तय करें। दिन प्रतिदिन की योजना बनाते समय उन लक्ष्यों के लिए समय निकालें। 3. डेली रिव्यू और फोकस। हर दिन की शुरुआत, आज क्या सबसे जरूरी 2 से 3 कार्य हैं, इस प्रश्न से करें। हैबिट 3 में कुशल बनने के लिए जरूरी स्किल्स। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। भावनाओं के बजाय मूल्यों पर आधारित निर्णय लेना। विवेक, कॉन्शियंस। अपने अंदर की आवाज सुनना, क्या सही है, क्या नहीं। इच्छा शक्ति, विल पावर। टालमटोल से बाहर निकलना और कठिन लेकिन सही काम करना। आंतरिक संतुलन बनाएं, बैलेंस इन अ कॉम्पास। पहली चीजें पहले रखने का मतलब है बाहर से नहीं, भीतर से नियंत्रित जीवन जीना। दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने उद्देश्य, मिशन और दीर्घकालिक लक्ष्यों के आधार पर निर्णय लें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हैबिट 3 हमें सिखाती है कि हर कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता। जो कार्य हमारे मिशन, रिश्तों और दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़ा है, वही प्रथम होना चाहिए। खुद को प्रबंधित करना सीखें, अनुशासन, ना कहने की कला और आत्मजागरूकता के साथ। सफल लोग समय प्रबंधित नहीं करते, वे अपने जीवन की प्राथमिकताएं प्रबंधित करते हैं। भाग 3, सार्वजनिक विजय, परस्पर निर्भरता, पब्लिक विक्ट्री, इंटरडिपेंडेंस। पब्लिक विक्ट्री, सार्वजनिक विजय, क्या है? जहां पार्ट 2 में हमने प्राइवेट विक्ट्री, आत्मजीत, की बात की थी, यानी स्वयं को नियंत्रित करना, जिम्मेदारी लेना और प्राथमिकताओं को चुनना, वहीं अब पार्ट 3 में हम आगे बढ़ते हैं दूसरों से सफलतापूर्वक जुड़ने की दिशा में। प्राइवेट विक्ट्री, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। पब्लिक विक्ट्री, इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता। इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता का अर्थ, यह वह अवस्था है जहां आप न तो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंस, और न ही पूरी तरह अकेले होते हैं, इंडिपेंडेंस, बल्कि आप दूसरों के साथ मिलकर समूह के रूप में काम करते हैं, यानी वी माइंडसेट। कॉवी का मैच्योरिटी कंटिन्यूअम, परिपक्वता की निरंतरता। 1. डिपेंडेंस, निर्भरता, आप मेरी देखभाल करें। 2. इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, मैं खुद कर लूंगा। 3. इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता, हम साथ मिलकर और बेहतर कर सकते हैं। पब्लिक विक्ट्री केवल तभी संभव है जब आपने पहले प्राइवेट विक्ट्री प्राप्त कर ली हो। पब्लिक विक्ट्री से जुड़ी 3 की हैबिट्स होती हैं। हैबिट 4, थिंक विन विन, आपसी लाभ की सोच रखना। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझें फिर समझाएं। हैबिट 6, सिनर्जाइज, मिलकर कुछ नया और बड़ा बनाएं। पब्लिक विक्ट्री की नींव। 1. कैरेक्टर, चरित्र। पब्लिक सक्सेस की शुरुआत आत्मसंयम, ईमानदारी और विनम्रता से होती है। 2. इमोशनल बैंक अकाउंट, भावनात्मक बैंक खाता। कॉवी इस धारणा को प्रस्तुत करते हैं कि हर संबंध एक भावनात्मक खाता होता है जिसमें हम जमा, डिपॉजिट्स करते हैं, जैसे ईमानदारी, समय देना, सुनना, सराहना। निकासी,
विड्रॉल्स करते हैं, जैसे विश्वासघात, अनदेखी करना, गुस्सा। जमा, निकासी भरोसेमंद और मजबूत रिश्ते। निकासी, जमा कमजोर और तनावपूर्ण रिश्ते। इंटरडिपेंडेंस का नजरिया अपनाने के फायदे। एक टीम वर्क और सहयोग बेहतर होता है। दो लंबे समय के रिश्ते बनते हैं, निजी और पेशेवर दोनों। 3 विन विन समाधान मिलते हैं, जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। 4 समस्याओं का रचनात्मक हल निकलता है, सिनर्जी। उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक टीम में काम करते हैं। अगर हर सदस्य केवल अपनी सोचता है, इंडिपेंडेंस, तो असहमति, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होगा। लेकिन अगर हर कोई एक साझा उद्देश्य के साथ आपसी समझ और सम्मान से काम करे, इंटरडिपेंडेंस, तो टीम मिलकर ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पब्लिक विक्ट्री का अर्थ है दूसरों के साथ मिलकर जीत हासिल करना। यह केवल दूसरों को प्रभावित करने या उनसे लाभ लेने की कला नहीं है, बल्कि गहरे रिश्ते बनाना, भरोसे की संस्कृति विकसित करना, पारस्परिक लाभ की सोच रखना, मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढना। पब्लिक विक्ट्री तभी संभव है जब आप अपने अंदर अनुशासन, आत्मजागरूकता और मूल्यों पर आधारित निर्णय लेने की शक्ति विकसित कर चुके हों, यानी प्राइवेट विक्ट्री पूरी हो चुकी हो। हैबिट 4, दोनों की जीत की सोच रखें, थिंक विन विन। मुख्य विचार, को आइडिया। थिंक विन विन यानी आपसी रिश्तों और निर्णयों में ऐसे समाधान की तलाश करना जिसमें दोनों पक्षों को लाभ हो, कोई हारने वाला न हो। यह एक सहयोगात्मक, कोलैबोरेटिव दृष्टिकोण है, न कि प्रतिस्पर्धात्मक, कॉम्पिटिटिव। थिंक विन विन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंस। इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है। मेरी सफलता आपकी सफलता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यह सोच घाटे की मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट, के विपरीत है, जहां लोग मानते हैं कि संसाधन सीमित हैं, जीतने के लिए किसी और को हारना पड़ेगा। जबकि विन विन सोच कहती है, हम दोनों जीत सकते हैं। हम मिलकर ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे सभी को लाभ हो। विन विन के 6 संबंध मॉडल, 6 पैराडाइम्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। मॉडल विवरण परिणाम। एक विन विन, दोनों पक्ष जीतते हैं, दीर्घकालिक सहयोग, सम्मान। 2 विन लूज, मैं जीतूं, तुम हारो, प्रभुत्व, तनावपूर्ण रिश्ते। 3 लूज विन, मैं हारूं, तुम जीतो, आत्मबलिदान, गुस्सा, दबाव। 4 लूज लूज, दोनों हारते हैं, द्वेष, बदले की भावना। 5 विन, मुझे जीतनी है, बाकी से मतलब नहीं, स्वार्थ, अस्थायी सफलता। 6 विन विन और नो डील, अगर दोनों न जीतें तो सौदा ही नहीं, पारदर्शिता, स्पष्टता। विन विन की नींव, 3 महत्वपूर्ण गुण। 1 कैरेक्टर, चरित्र। ओ इंटेग्रिटी, ईमानदारी, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना। ओ मैच्योरिटी, परिपक्वता, साहस और विचारशीलता का संतुलन। ओ अबंडेंस मेंटालिटी, विश्वास की सबके लिए पर्याप्त अवसर हैं। 2 रिलेशनशिप्स, रिश्ते। ओ मजबूत रिश्तों की मदद से आपसी विश्वास बनता है, जिससे विन विन संभव होता है। 3 अग्रीमेंट्स, समझौते। ओ स्पष्ट और पारदर्शी समझौते जहां दोनों पक्षों की जरूरतें पूरी होती हैं। विन विन सोच को अपनाने के लिए क्या करें? 1. हम दोनों कैसे जीत सकते हैं, यह प्रश्न पूछें। किसी विवाद या चर्चा में समाधान खोजें जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट हों। 2. घाटे की मानसिकता छोड़ें। यह न सोचें कि अगर कोई और जीत रहा है तो आप हार रहे हैं। 3. सुनें और समझें। दूसरों की जरूरतें, चिंताएं और दृष्टिकोण समझना जरूरी है। 4. विन विन एग्रीमेंट्स बनाएं। लक्ष्य, भूमिकाएं, मापदंड, समय सीमा आदि को स्पष्ट रूप से तय करें। उदाहरण से समझें। ऑफिस का उदाहरण। 2 टीमों के बीच संसाधनों को लेकर टकराव है। विन लूज सोच होगी, मेरी टीम को सब कुछ मिलना चाहिए। लूज विन सोच होगी, ठीक है, तुम सब ले लो। विन विन सोच होगी, आओ मिलकर ऐसा समाधान निकालें कि दोनों टीमों को जरूरी संसाधन मिलें और हम मिलकर लक्ष्य हासिल करें। अगर विन विन संभव न हो तो कॉवी सुझाव देते हैं, विन विन और नो डील। यानी अगर कोई ऐसा रास्ता नहीं बनता जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट हों, तो सौदा मत करें। यह भरोसा और सम्मान बनाए रखता है।
निष्कर्ष, कंक्लूजन। थिंक विन विन एक ऐसा दृष्टिकोण है जो दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करता है, संघर्ष को रचनात्मक समाधान में बदलता है, एक सकारात्मक, सहयोगी और समृद्ध वातावरण बनाता है। यह सोच व्यापार, पारिवारिक जीवन, मित्रता और सामाजिक रिश्तों सभी में गहराई और स्थायित्व लाती है। हैबिट 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। मुख्य सिद्धांत, कोर प्रिंसिपल। प्रभावी संचार की कुंजी यह है कि हम पहले सामने वाले को पूरी तरह से समझने की ईमानदार कोशिश करें, उसकी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को। उसके बाद अपना पक्ष इस तरह रखें कि वह सहजता से समझ सके। Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply. स्टीफन कॉवी। इस आदत का उद्देश्य बेहतर रिश्ते बनाना, घरेलू और व्यावसायिक दोनों, तनाव और संघर्ष को घटाना और गहराई से जुड़ाव बनाना। क्या है एम्पैथिक लिसनिंग? सहानुभूति से सुनना। यह सामान्य सुनने से अलग है। सामान्य सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग, जवाब देने के लिए सुनना, समझने के लिए सुनना, जल्दी राय बनाना, पूरे धैर्य से बात सुनना, सलाह देना, भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना। इसका मतलब है कि आप केवल शब्द नहीं सुनते बल्कि भावनाएं, इरादे और दर्द भी महसूस करते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग के 4 स्तर। 1, इग्नोर, नजरअंदाज करना, सुनने का ढोंग करना। 2, प्रेटेंड लिसनिंग, झूठ मूठ का सुनना, सामने देखना पर दिमाग कहीं और। 3, सिलेक्टिव लिसनिंग, चयनात्मक सुनना, केवल अपनी रुचि वाली बातों को सुनना। 4, अटेंटिव लिसनिंग, ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। 5, एम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण सुनना, गहराई से समझना। कॉवी यही सिखाते हैं। कैसे करें एम्पैथिक लिसनिंग? व्यवहार में लाएं। स्टेप 1, रिपीट, सामने वाले की बात को उसी के शब्दों में दोहराएं। तो आप कह रहे हैं कि। स्टेप 2, रिफ्रेस, बात को अपने शब्दों में दोहराएं। मतलब आप महसूस कर रहे हैं कि। स्टेप 3, रिफ्लेक्ट फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को पहचानें। आप आहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि। स्टेप 4, अंडरस्टैंड डीपली, कोई सलाह या सुझाव देने से पहले पूरी बात समझ लें। इसके बाद अपनी बात कैसे रखें, टू बी अंडरस्टूड। एक बार सामने वाला पूरी तरह से समझा और सम्मानित महसूस करता है, तब आप स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें। सामने वाला अब आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होता है। यह कावी का मैच्योरिटी बैलेंस है। साहस, करेज प्लस विचारशीलता, कंसिडरेशन। एक व्यावहारिक उदाहरण। पारिवारिक स्थिति। आपकी पत्नी कहती है, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। आप तुरंत जवाब देते हैं, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो सुनता हूं। गलत तरीका, जवाब देने की जल्दी। सही तरीका, एम्पैथिक लिसनिंग। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं सुनता? मैं पूरी तरह से समझना चाहता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इससे रिश्ते में सम्मान, समझ और समाधान आता है। 5वीं आदत क्यों महत्वपूर्ण है? जब लोग सुने और समझे जाने का अनुभव करते हैं तो वे ज्यादा खुलकर बात करते हैं, ज्यादा सम्मान करते हैं और ज्यादा सहयोग देते हैं। यह आदत केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि नेतृत्व, प्रबंधन और ग्राहक सेवा जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी बदलाव लाती है। निष्कर्ष। पहले समझो, यह एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। यह दिखाता है कि आप सिर्फ बहस नहीं कर रहे, आप सच्चे रिश्ते बनाने के इच्छुक हैं। स्टीफन कॉवी का यह विचार हमें सिखाता है कि समझने की कोशिश ही सबसे बड़ी समझदारी है। हैबिट 6, समन्वय करे बटा मिलकर श्रेष्ठ बनाएं, सिनर्जाइज। मुख्य विचार, कोर प्रिंसिपल। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। समूचा समूह अपने हिस्सों के योग से भी बड़ा और श्रेष्ठ हो सकता है। सिनर्जी का मतलब होता है मिलकर ऐसा परिणाम उत्पन्न करना जो अकेले संभव न हो। जब 2 या अधिक लोग खुले मन और ईमानदारी से सहयोग करते हैं तो वे रचनात्मक समाधान, क्रिएटिव सॉल्यूशंस पा सकते हैं, ऐसे समाधान जो किसी एक व्यक्ति के सोच से नहीं आ सकते।
सिनर्जी का मूल उद्देश्य मतभेदों को संघर्ष का कारण नहीं, शक्ति का स्रोत बनाना। एक दूसरे की बातों को नकारने की बजाय समझकर बेहतर समाधान तक पहुंचना। सिनर्जी कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए, 3 लोग एक पेड़ उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हर कोई अपनी दिशा में खींचेगा तो पेड़ नहीं उखड़ेगा, लेकिन अगर वे योजना बनाकर समान दिशा और प्रयास से खींचें तो वो पेड़ आसानी से उखड़ सकता है। इसी तरह जब लोग सुनते हैं, समझते हैं और विविधताओं का आदर करते हैं, तब वे मिलकर बेहतर निर्णय, रचनात्मक समाधान और स्थायी रिश्ते बना सकते हैं। सिनर्जी की 3 अवस्थाएं। स्तर व्यवहार उदाहरण। 1 आरक्षा, डिफेंसिव, मैं ही सही हूं, असहमति पर लड़ाई। 2 सहनशीलता, रिस्पेक्टफुल, चलो सहमत नहीं होते, सीमित सहयोग। 3 समन्वय, सिनर्जिस्टिक, चलो कुछ नया बनाएं, हैबिट 6 की स्थिति। सिनर्जी बनाने के लिए क्या करें? 1 मतभेदों को स्वीकारें, दबाएं नहीं। दूसरों के नजरिए को गलत न मानें। सवाल पूछें, तुम्हारी सोच के पीछे क्या तर्क है? 2 एम्पैथिक लिसनिंग, हैबिट 5 का इस्तेमाल करें। जब हम सामने वाले को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, तब वह खुलकर विचार साझा करता है। 3 क्रिएटिव कोलैबोरेशन, रचनात्मक सहयोग करें। सोचें, हम दोनों के विचारों को मिलाकर कुछ नया और बेहतर कैसे बना सकते हैं? उदाहरण। व्यावसायिक उदाहरण। 2 टीमें एक नई ऐप पर काम कर रही हैं, एक टेक्निकल टीम है और दूसरी मार्केटिंग टीम। अगर दोनों अपने अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ मानती हैं, तो टकराव होगा। लेकिन अगर वे मिलकर सोचें, हमारा उद्देश्य एक ऐसी ऐप बनाना है जो तकनीकी रूप से बेहतरीन हो और ग्राहक को पसंद भी आए, तब सिनर्जी से ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जो अकेले संभव नहीं था। व्यक्तिगत रिश्तों में सिनर्जी। पति पत्नी में मतभेद होना आम बात है, लेकिन यदि वे एक दूसरे को दुश्मन की तरह न देखकर टीम की तरह सोचें, हमारा मकसद एक खुशहाल परिवार है, तो वे अपने मतभेदों से बेहतर विकल्प निकाल सकते हैं। मतभेद रचनात्मकता। कवि कहते हैं, Differences should not divide us, they should enrich us. मतलब, हमारी सोच, अनुभव, शिक्षा और पृष्ठभूमि अलग अलग है, यही हमारी संपत्ति है। यदि हम सभी एक जैसे सोचें तो हम एक से ज्यादा नहीं सोच सकते। इसलिए विविधता में ही नवाचार, इनोवेशन की चिंगारी छिपी होती है। हैबिट 6 का अभ्यास कैसे करें? अभ्यास विवरण। खुलकर और खुले मन से संवाद करें, आलोचना नहीं, सहयोगी दृष्टिकोण अपनाएं। सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, केवल जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुने। हर स्थिति में तीसरे विकल्प की तलाश करें, मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, हम दोनों से बेहतर कुछ। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हैबिट 6 सिनर्जाइज हमें सिखाती है कि एकता में शक्ति नहीं, रचनात्मकता भी होती है। अगर हम सभी की अनोखी क्षमताओं को मिलाकर चलें, तो हम साधारण नहीं, असाधारण परिणाम पा सकते हैं। सिनर्जी इज सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस, बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ्स एंड कॉम्पेंसेटिंग फॉर वीकनेसेस। भाग 4, नवीकरण बटा पुनर्नवीनता, रिन्यूअल। मुख्य विचार, कोर कॉन्सेप्ट। शार्पन द सॉ, आरी को तेज करते रहना। मतलब, स्वयं का लगातार विकास करते रहना ताकि आपकी कार्यक्षमता बनी रहे और बढ़ती जाए। यह सिखाता है कि केवल काम करते रहना पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनर्नवीनीकरण, रिन्यूअल करना भी जरूरी है। हैबिट 7, आरी को तेज करना, शार्पन द सॉ। एक हैबिट 7 का मूल उद्देश्य क्या है? यह आदत हमें सिखाती है कि अपने आप को लगातार विकसित और नवीनीकृत करते रहना जरूरी है। जैसे कोई लकड़हारा पेड़ काटते हुए अपनी आरी, चाकू को समय समय पर तेज करता है ताकि वह अधिक प्रभावी और तेजी से काम कर सके, उसी तरह हमें भी अपने जीवन के 4 मुख्य आयामों में खुद को नियमित रूप से नवीनीकृत करना होता है। 2 शार्पन द सॉ का मतलब क्या है? आरी को तेज रखना, यह रूपक है खुद को तरोताजा रखने का। यह सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं में निरंतर सुधार और देखभाल की आदत है।
यदि हम खुद का सही तरीके से ख्याल नहीं रखेंगे तो ऊर्जा और क्षमता घटेगी, जिससे सफलता और संतुष्टि कम हो जाएगी। 3-4 आयाम जिनमें सेल्फ रिन्यूअल, आत्मनवीनीकरण जरूरी है। अ फिजिकल डायमेंशन, शारीरिक आयाम। स्वस्थ शरीर ऊर्जा का स्रोत। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और आराम के बिना हम थके हुए और कमजोर महसूस करते हैं। व्यायाम से शरीर में ताजगी आती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मनोबल बढ़ता है। तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान या आराम के अन्य तरीके अपनाएं। बी मेंटल डायमेंशन, मानसिक आयाम। ज्ञान और सोच को तरोताजा रखना। नियमित पढ़ाई, नई चीजें सीखना, मानसिक चुनौती लेना, जैसे पजल, नई भाषा सीखना, से दिमाग सक्रिय रहता है। लगातार सीखने और सोच विचार करने से समस्या समाधान क्षमता और क्रिएटिविटी बढ़ती है। डिजिटल डिटॉक्स, अल्प स्क्रीन समय और ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। सी इमोशनल सोशल डायमेंशन, भावनात्मक सामाजिक आयाम। रिश्तों को संजोना और भावनात्मक स्थिरता बनाना। दूसरों को समझना, उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करना और सहानुभूति दिखाना जरूरी है। मजबूत और स्वस्थ रिश्ते मानसिक शांति और आत्मविश्वास देते हैं। संवाद, कम्युनिकेशन में सुधार और सहानुभूति, एम्पैथिक लिसनिंग से आपसी संबंध बेहतर होते हैं। डी स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक आयाम। अपने जीवन के उद्देश्य, मूल्य और आस्था के साथ जुड़ाव। ध्यान, प्रार्थना, नैतिक ग्रंथों का अध्ययन और आत्मचिंतन से आंतरिक शांति मिलती है। यह आयाम हमें जीवन की गहरी समझ देता है और हमें सही दिशा में चलने में मदद करता है। प्रकृति के साथ जुड़ना, सेवा कार्य करना, सेवा और अपने आदर्शों के अनुसार जीवन जीना इस आयाम को मजबूत बनाता है। 4 संतुलन और आत्मनवीनीकरण, बैलेंस एंड सेल्फ रिन्यूअल। शार्पन द सॉ का असली सार है अपने जीवन के सभी आयामों में संतुलन बनाकर नवीनीकरण करना। यदि आप केवल शारीरिक या केवल मानसिक रूप से खुद को नवीनीकृत करते हैं तो दूसरी जगह कमजोरी रह सकती है। संतुलित पुनर्नवीनता से ही आप जीवन में स्थायी सफलता और आनंद पा सकते हैं। 5 हैबिट 7 क्यों जरूरी है? जीवन में लगातार चुनौतियां और दबाव आते रहते हैं। खुद को तरोताजा बनाए रखना ही आपको तनाव से लड़ने, ऊर्जा बनाए रखने और अपने बाकी 6 आदतों को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद करता है। यह आदत लगातार सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। 6 हैबिट 7 को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आयाम, नियमित अभ्यास, प्रैक्टिकल स्टेप्स। फिजिकल, रोजाना व्यायाम करें, सही आहार लें, अच्छी नींद लें। मेंटल, रोजाना पढ़ें, नई चीजें सीखें, समस्या सुलझाने की आदत डालें। इमोशनल, सोशल, रिश्तों को समय दें, लोगों को समझें, खुलकर बातचीत करें। स्पिरिचुअल, ध्यान करें, जीवन के उद्देश्य पर सोचें, सेवा करें। 7 दैनिक जीवन में आदत 7 के लिए कुछ सुझाव। हर हफ्ते कम से कम एक दिन ऐसा रखें जब आप पूरी तरह आराम करें और पुनः ऊर्जा जमा करें। समय निकालकर अपने मूल्यों और जीवन के उद्देश्य पर सोचें। तनाव कम करने के लिए नियमित रूप से ध्यान या प्राणायाम करें। व्यक्तिगत विकास के लिए कोई कोर्स या नई किताब पढ़ें। दोस्तों और परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिताएं। निष्कर्ष, हैबिट 7 शार्पन द सॉ हमें यह सिखाता है कि निरंतर स्वयं को निखारना और पुनर्नवीनीकरण करना ही जीवन में सफल और प्रभावशाली बने रहने की कुंजी है। यह संतुलित विकास का अभ्यास है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर। बिना इस आदत के हम थक जाते हैं, निराश होते हैं और अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। यदि आप इस आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो आप न केवल काम में बेहतर होंगे बल्कि खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए प्रेरित हुए होंगे। आपकी जिंदगी में कौन सी आदत सबसे ज्यादा मददगार लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके विचार पढ़ना चाहता हूं। अगर आप ऐसे और ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें।
आपके सपनों को सच करने के लिए यह पहला कदम है, शुरुआत करें आज से। धन्यवाद।